बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे और आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे कविवर से जो अभिराज नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने अपने बुंदेलखंड तो छोड़िए पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रखी है। चलिए सीधे पूछते हैं उन्होंने आखिर किया क्या है। नमस्कार अभिराज जी। नमस्कार प्रकाश जी। अभिराज जी, जैसा कि मुझे पता है आपका बहुत सारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे बंजारा बीट के दर्शकों को आप बताइए क्या किया आपने अब तक। सबसे पहले बंजारा बीट्स के जो तमाम देखने वाले हैं, मेरे शुभचिंतक, मेरे दोस्त, मेरे यार, बुंदेलखंड वासी, झांसी के जो नागरिक हैं, उन तमाम लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रकाश जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पंकज अभिराज, अब यूँ कहिए कि छोटा सा परिचय दूँ तो प्रेम का कवि, मोहब्बत का शायर, कविताओं से प्रारंभ से एक लगाव रहा, जुड़ाव रहा और जैसे जैसे कविताओं में मेरा रुझान बढ़ता गया तो लोगों का भी आग्रह रहा कि आप कविताओं को अब एक स्तर से शहर और शहर के बाहर जो तमाम मंचीय प्रस्तुतियाँ होती हैं उनसे अब जुड़ जाएं। जुड़ना शुरू हुआ, लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ। आज आपकी दुआओं से देश भर में जाता हूँ। कब से आप मंच पे जा रहे हैं या लिख रहे हैं? जी देखिए, लेखन का तो मुझे लगता है कि जब एक अवस्था आ जाती है, जब 15-16 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो टूटा फूटा लिखना शुरू कर देता है। लेकिन मापदंड के हिसाब से जो तमाम लिखने का जो हमारा एक ग्रामर होता है, उन सबको जानने के बाद जब आप लिखना शुरू करते हैं तो लेखकी लेखन तो उसी को हम कह सकते हैं। ये 2012-13 की बात है, तब मैं इसमें गंभीरतापूर्वक जुड़ गया और आज 2015 से मैं आज राष्ट्र में तमाम जो मंच हैं, आज करीब 5-6 वर्ष मुझे होने को आए। कहाँ कहाँ आपने मंच को शेयर किया? प्रकाश जी, अमूमन किन शहरों के नाम समझिए कि अधिकांश शहरों में आ जाना, मुंबई, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, ये तमाम जो शहर हैं जहाँ जहाँ आप लोगों का प्रेम मुझे पुकारता है वहाँ चला जाता हूँ। अभिराज जी, मंच पर तो आप बहुत जाने जाते हैं, कभी आपने कोई प्रकाशन यानी लिखा भी है जो प्रकाशित हुआ हो? तमाम मैगजीन्स में, तमाम साझा संकलन में मेरी गज़लें, देश भर में जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित मैगजीन्स हैं, परवाज़ी गज़ल, सरीखी, वहाँ मेरी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। आपकी दुआओं से विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों पर, आपका ABP न्यूज़ हो या न्यूज़ 24 हो, तमाम चैनलों पर जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं, जहाँ जहाँ पुकारा जाता हूँ वहाँ जाता हूँ, कविता सुनाता हूँ। इसके अलावा आपका जीविकोपार्जन का कोई और भी मुद्दा है? जी, वो तो बहुत ज़रूरी है और शिक्षा विभाग में हूँ मैं और कब से हैं आप? मुझे काफ़ी समय हो गया, 5-6 वर्ष मुझे झांसी में ही हो गए और इसके पहले भी मैं B.Ed कॉलेजेस में पढ़ाता रहा हूँ। तो शिक्षा विभाग में मेरा पूरा परिवार ही है और जिसे बोलते हैं यही काम मुझे रास आता है, इसलिए मैं इस विभाग में हूँ। अभिराज जी, आपने लोग कई विधाएं हैं। जी, वीर रस भी है और भी तमाम रस है, कवियों के लिए तो बहुत विकल्प है। तो आपने प्रेम ही क्यों चुना? देखिए ज्योति प्रकाश जी, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। आप कह सकते हैं कुछ मेरी उम्र का दोष है कुछ मेरा रुझान है और एक व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपनी एक सोच होती है। तो मैं जो नाजुक भावनाएं होती हैं उनके सबसे निकट पाता हूँ अपने आप को और प्रारंभ से ही इस तरफ रुझान हुआ और लिख रहा हूँ और लोगों ने उसी तरह से मुझे पसंद किया है, हाथों हाथ लिया है, तो वही मेरा कर्म क्षेत्र बन गया। जहाँ तक मैंने सुना है, आपके बहुत सारे फेसबुक और यूट्यूब पे मैंने प्रोग्राम देखे हैं, आपका तरन्नुम बहुत अच्छा है। आप जब गाते हैं तो ऐसा लगता है आँख बंद कर लो। तो ये आपने कहीं सीखा है या गॉड गिफ्ट है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा तरन्नुम मेरा अच्छा नहीं, आपके गान अच्छे हैं, तो बधाई आपको मैं दूंगा। जैसा टूटा फूटा आता है मैं हाजिर कर देता हूँ। आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि उसको आप लोग सारा आंखों पे रख लेते हैं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं ज्योति प्रकाश जी। और जहाँ तक आपने सीखने सिखाने की बात की तो वो सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया, मैं कभी संगीत से विधिवत नहीं जुड़ पाया क्योंकि प्रारंभ से लेखन में कलम से मेरा जुड़ाव रहा। तो उसमें ज़रूर मेरा एक अच्छा खासा समय मैंने गुजारा है, लोगों की संगत की है, अच्छे अच्छे शायरों, अच्छे अच्छे कवियों की। संगीत से मेरा उतना ही जुड़ाव है जितना एक आम आदमी का होता है, सुनता रहा हूँ। अब जो टूटा फूटा मैं हाजिर करता हूँ आप लोग सुन लेते हैं, उसमें आप लोग का बड़प्पन है। बहुत बारीकी से आपकी रचनाओं को मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी सुना है। अक्षरों का चयन और उसको विधिवत प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार होता है। तो आप जो भी अपनी कविताओं में लिखते हैं तो वो आपके खुद के अक्षर होते हैं या कहीं से आयात किए होते हैं? जी, ज्योति प्रकाश जी एक आम रचनाकार, देखिए
ये बड़ा एक स्वाभाविक सी बात है कि हम जब किसी कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो तमाम जो हमारे पूर्ववर्ती जो बड़े जिन्हें बोलते हैं हमारे पूर्वज हुए हैं, हम उनको सुनते पढ़ते हुए उनसे प्रभावित होते हुए आगे बढ़ते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से हम इंस्पायर्ड होते ही हैं। मैं भी तमाम लोगों को पढ़ता रहा, चाहे वो पुरानी पीढ़ी के लोग हो, वर्तमान पीढ़ी के लोग हो, कवि हों, शायर हों, तो सबका कुछ ना कुछ। और फिर इसके पश्चात फिर आती है आपका जो अपनी साधना है, जो थोड़ा बहुत मैं कर पाया हूँ उसमें कुछ मेरा परिश्रम, कुछ आप लोगों की दुआएं, कुछ जिन लोगों को पढ़ा है उनका एक असर, उनका एक जिसे बोलते हैं कि उनसे जो एक इंस्पिरेशन होती है, वो सब कुछ एक मिला जुला सा कुछ ऐसा होता है जो मैं हासिल कर पाता हूँ। आपकी रचनात्मकता में आपका विभाग, शिक्षा विभाग का योगदान मिलता है? नहीं, बेशक मैं कहूँगा शिक्षा विभाग में प्रकाश जी में आया ही इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग, देखिए बाकी सभी विभाग अच्छे हैं, थोड़ा सा समय शिक्षा विभाग में व्यक्ति को एक्स्ट्रा मिल जाता है क्योंकि उसमें एक समय सीमा है, उसके पश्चात आपके ऊपर कोई विशेष ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती, नाइट ड्यूटी का कोई चक्कर नहीं होता, तो मुझे पूरा सहयोग मिला है और मैं बड़ा खुश हूँ इस विभाग में। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी मंचों पे आप बाहर जाना होता है, तो विभाग से आपको छुट्टी उट्टी की कोई मुश्किल तो नहीं आती? नहीं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। और जिससे अमूमन देखिए ज्योतिप्रकाश जी, मैं आपको बताऊं, आपने ये बात गौर की होगी कि जो भी एक अच्छे आयोजन होते हैं वो अधिकांश अवकाश वाले दिन ही रखे जाते हैं। आप गौर करिए, किसी को दीपावली पे कवि सम्मेलन कराना है, किसी को होली पे कराना है, किसी को नवदुर्गे में, तो अमूमन तो उस दिन वैसे अवकाश होता है। ये जो हम लोग कार्यक्रम या रविवार को लोग रखते थे कि हमारे झांसी में कोई कार्यक्रम होता है, तो लोग पहली प्रेफरेंस क्या देते हैं कि सैटरडे शाम का हो या वीकेंड हो, तो वैसे ही अवकाश होता है। रहा कहीं कोई विशेष परिस्थिति होती है तो उतना छुट्टियां तो हमारे सरकारी में होती हैं, तो उम्र को दिक्कत विशेष नहीं आती। अमरनाथ जी जैसे हैं वो तो मंच पे दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो कैसे हैं? कुछ अपने अंदर की स्थिति बताएं हमारे दर्शकों को। ज्योतिप्रकाश जी, बहुत सामान्य सा एक व्यक्ति हूँ, आपके समक्ष हाजिर हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जितना मैंने जीवन में सीखा है, मेरे कोई विशेष पूर्वाग्रह नहीं है। जो मुझसे प्रेम से मिलता है उससे मेरी प्रेम से मुलाकात होती है। क्योंकि आप प्रेम के कवि हैं, आप ये कह सकते हैं। कोई बहुत विशेष बड़े सपने मैंने नहीं पाल रखे हैं। मेरे पास जो होता है उतने में खुश रहता हूँ। कविताओं से बेइंतहा मोहब्बत है और मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर करता चलूँ कि कविताओं से मेरा रुझान, मैंने कभी भी आर्थिक रूप से उस चीज को नहीं देखा। कविताओं से मुझे लगाव है, आप कह सकते हैं मेरा पहला प्यार है कविताएं, इस नाते करता हूँ। बाकी कुछ अगर उससे आजीविका में कुछ सहायता हमको प्राप्त हो जाती है, उस सो फॉर सो गुड होता है। तो आप ये कह सकते हैं एक सहज सरल सा व्यक्ति हूँ। और बाकी तो गुण दोष सभी व्यक्ति में होते हैं, निश्चित रूप से तमाम दोष मेरे अंदर होंगे। अमरनाथ जी के और ऐसे शौक जो लोगों को पता ही नहीं? लोगों से मिलना, आप जैसे खूबसूरत लोग मिलने आते हैं, मुझे अच्छा लगता है, उनसे वार्ता करना अच्छा लगता है। कभी कभार थोड़ा बहुत घूमना फिरना, उसका भी शौक है। टूरिज्म? हाँ। कहाँ घूमे आप? देखिए, वैसे तो कार्यक्रमों के सिलसिले में आपको बताया मैंने, आना जाना होता है, जहाँ आते जाते हैं वहाँ थोड़ा मोड़ा तो घूम ही लेते हैं। कई बार हम लोग कार्यक्रम शाम को होता है, पहुँच सुबह जाते हैं, तो अब वहाँ सारी व्यवस्थाएं होती है तो घूम लेते हैं। छोटे मोटे जहाँ भी थोड़ा होता है घूम लेते हैं। कोई ऐसी और ख्वाहिश जो आप अभी बिल्कुल नहीं बता रहे हैं और आपको लगता है कि बताना तो चाहिए? ज्योतिप्रकाश जी का मैं बताऊं, ख्वाहिश मेरी वाकई ये है कि मैं ये चाहता हूं कि जो नई पीढ़ी है, जो कि बहुत वैचारिक रूप से शक्तिशाली है, बौद्धिक रूप से बहुत परिपक्व है, आज की जो जनरेशन है वो हमारी आपकी तुलना में बहुत परिपक्व है। उनका जो विजन होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन साथ में भाषाई दिक्कतें आ रही हैं। आज का जो बच्चा है वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है। देखिए, मोबाइल ने हमारी भाषा को और सीमित कर दिया। हम सब शॉर्ट में कर दिया। हम हिंदी से अंग्रेजी में आए और अंग्रेजी पर भी नहीं रह पाए। अंग्रेजी हो गई है ना, वहां भी अब इंग्लिश कह लीजिए, अंग्रेजी कह लीजिए, और उसको भी बड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा कविताओं के माध्यम से या भाषाओं के माध्यम से कुछ ऐसा करूं सहयोग, या जो मेरा छोटा सा, एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, कि जो नई पीढ़ी है वो भाषाई रूप से सुदृढ़ हो, मजबूत हो। साथ में बुंदेलखंड में जो भी छुपे प्रतिभाएं हैं, जो नए लोग आना चाहते हैं, उनको भी कुछ ऐसा एक रास्ता उनको प्राप्त हो, एक ऐसा मंच प्राप्त हो कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वे स्वयं को स्थापित कर पाए, भाषाई रूप से वो सुदृढ़ हो। यही सब मैं चाहता हूँ। देखते हैं कहाँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही। अब इस फील्ड में, यानी मंचीय फील्ड में बहुत सालों से हैं, तो देखा गया है कि बड़े कवि छोटे कवि का, वो छोटी बड़ी मछली का मामला भी देखा जाता है। क्या इसका शिकार हुए आप कभी? देखिए ज्योतिप्रकाश जी, मैं यहाँ बड़ी ईमानदारी से कहूँगा, किसी भी
समाज में या किसी भी आप समझिए कि व्यावसायिकता के क्षेत्र में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजकुमार अंजुम जी सरीखे लोग भी हैं जो बहुत प्रेम से नए लोगों को स्वीकार करते हैं, जहाँ तक हो सके उनका सहयोग करते हैं। और वहीं देखिए विपरीत मनस्थिति वाले लोग भी होते हैं जो आमतौर से नए लोगों को नहीं बचा पाते, उनका मार्ग अवरुद्ध करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा ये कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, हर जगह इस तरह के लोग पाए जाते हैं। आपको ये चयन करना होता है कि आपको किन लोगों के साथ मिलकर काम करना है। और देखिए फिर वही है कि संघर्ष अगर ना हो तो फिर मंजिल का भी विशेष मजा नहीं होता। तो अगर रास्ते में संघर्ष नहीं है, उठापटक नहीं है थोड़ी बहुत, तो आपको मजा भी नहीं आता। देखिए पंखे की हवा का सबसे अधिक आनंद आपको तब आएगा जब बदन पे पसीना हो। आपने अगर कहीं महसूस किया हो तो बड़ा वो जो ठंडी ठंडी गुदगुदी होती है ना, वो पंखे की हवा का स्वाद बढ़ा देती है। तो इतनी सी बात है। अवराज जी स्टेज पे तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं, खुश होते हैं, क्या उतना सम्मान जो स्टेज पे पाते हैं जी जी उतना घर में भी पाते हैं? घर में देखिए आप भी बेचारे हैं, मैं भी बेचारा हूँ, घर में किसको कहा वो माहौल मिल पाया है। लेकिन फिर भी ये तो मजाक की बात हो गई, मैं खुशकिस्मत हूँ कि घर में तमाम लोग मुझे पूरा सहयोग करते हैं। और क्योंकि लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। नहीं देखिए वो अमूमन ये होता है कि बाहर वाले आपको कभी कभार सुनते हैं तो वो बड़ा मनोयोग से सुनते हैं। अब घर में क्योंकि आप सारे रोज रोज आप जो काम कर रहे हैं उनके समक्ष होता है। देखिए ये बात तो हम पर भी लागू होती है ना, हम अब बाहर खाना खाने जाते हैं तो बड़ा चटपटा बड़ा है ना, और घर में वही खाना हमको रोज मिलता है तो उसकी कहाँ वैल्यू कर पाते हैं। तो ये सामान्य सा नियम है जो सब पर लागू है, मुझ पर भी लागू है, आप पर भी लागू है। अवराज जी को किन मुद्दों पे गुस्सा आता है? मुझे नहीं बिल्कुल, मैं देखिए मैं हर बात खुलकर ही, अब आपसे तो इतना प्रेम का संबंध है कि कहीं कुछ छुपाव नहीं है। मुझे जो समाज में जो विभाजन होता है, समाज में आप देखिए आज भी मैं देख रहा हूँ, विगत कुछ वर्षों से भी देखेंगे आपको एक विभाजन सा नजर आएगा। पहले लोगों में जिस तरह का एक आपसी प्रेम और सौहार्द हुआ करता था वो कहीं तकनीकी ज्यादा प्रबल हो गया। देखिए पहले आपको ज्योति प्रकाश जी, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, जहाँ तक मैं भी अपना बचपन याद करता हूँ, लोग चबूतरों पर बैठकर तमाम विषयों पर चर्चा किया करते थे। लेकिन आज वही चर्चाएं सोशल नेटवर्किंग पर सिमट गई हैं। कहीं लोगों का लोगों से जुड़ाव जो एक हुआ करता था उसमें मैं कहूँगा कमी तो नहीं आई है, लेकिन उसका तरीका बदल गया है। पहले लोग प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आया करते थे, लोग मित्रों के यहाँ आया जाया करते थे। आज मित्रों के बजाय आने जाने के वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फोन कॉल्स के माध्यम से संपर्क साधते हैं, जिसमें वो मिठास तो कतई नहीं आ सकती। ये देखिए हम आप सामने बैठ के बात कर रहे हैं, इसका मजा कुछ और है, इसका आनंद कुछ और है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मन को द्विलित करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि समय की मांग है, समय आगे आगे बढ़ रहा है तो जाहिर कुछ बदलाव आएंगे। ये सब कुछ चीजें हैं। अब बाकी तो देखिए समाज है, इसमें उतार चढ़ाव घटाव बढ़ाव लगा रहता है, जो है अच्छा है। अवराज जी के व्यक्तित्व में मैं देख रहा हूँ चेहरे पे एक दाढ़ी भी है। इस दाढ़ी को रखने का क्या रहस्य? क्या इससे ज्यादा रोमांटिक फील की जा सकती है? नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो इसका कोई विशेष कारण नहीं है। बस अब यूं समझ लीजिए कि शेविंग करने में थोड़ा आलस मुझे ज्यादा आता है। आपकी तरह अथक परिश्रमी नहीं हूं मैं कि आप शेविंग नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि मैं ऐसा रखने से और ज्यादा रोमांटिक लगता हूँ और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हूँ, तो ये रहस्य आपके साथ भी जुड़ा हुआ है? नहीं, मैं तो बहुत सादा, देखिए आपके समक्ष हूँ, बहुत सादा दिखने वाला व्यक्ति हूँ और ऐसा कुछ विशेष तो मैंने कभी सोचा नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि मुझे विशेष शेविंग करने का जो समय है मैं उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो पड़ ही रहती है। अवराज जी ने अभी जहाँ बहुत सारे स्टेज पे प्रोग्राम दिए, सम्मान कहाँ कहाँ मिला आपको? जी 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 ज्योति प्रकाश जी, तमाम आप लोगों की मोहब्बतें जुड़ी रहती हैं। अब आपका प्रश्न है, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ आप लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं, मोहब्बतें सम्मान ही हैं। आप ये समझिए कि जिन जिन शहरों में गया लोगों ने बड़ा प्रेम से सुना और सम्मानित करते हैं, तो तमाम बाकी आपको ऊपर नजर ही आ रहा तमाम चीज़ रखी हुई। बहुत सारे स्टेजेस को आपने जब शेयर किया है तो आपको कुछ ऐसा वाकया जो आपको अनूठा रहा हो, आपको लगा हो कि अविराज में दम है, वो शेयर कीजिए। ज्योति प्रकाश जी, अमूमन हम कार्यक्रम में जाते हैं, कभी आप अपनी एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी आप एक्सपेक्टेशन माहौल। देखिए क्या होता है भाई साहब, मैं यहाँ ये भी कहूँ, कविताएं वही होती हैं, लेकिन कभी कभी हमारे
क्रिकेट की भाषा में बोला जाता है कि आदमी आज वो फला क्रिकेटर फॉर्म में हाँ। है ना, पिच उसके अनुकूल है, श्रोता या दर्शक या बॉलर उसके अनुकूल है, तो ये हर तरफ काम करता है। तो यहाँ भी कभी कभी श्रोता आपके मन के होते हैं। अच्छा, कभी कभी मैं बताऊं, मैं एक कार्यक्रम में गया, वो पेंशनर्स डे का कार्यक्रम था। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकांश वहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं, और सीनियर सिटीजन्स प्रेम की कविताओं पे कितना रिएक्ट करेंगे बंदा लगा सकते हैं। तो वहाँ बड़ी मुश्किल आई मुझे उनको, वो जो दबी छुपी सीनियर सिटीजन प्रेम से वंचित हो जाते हैं वो जो दबी छुपी भावनाएं थी उनको दोबारा जागृत करने में, उनको उनका इतिहास याद दिलाने में थोड़ा परिश्रम मुझे विशेष करना पड़ा। जीते? हाँ, निश्चित रूप से दुआएं काम आई, मोहब्बतें वहां भी मिली। कभी कभी दर्शक आपके अनुकूल होते हैं, कॉलेज का कार्यक्रम हो या सब कुछ ठीक ठाक होता है। मुझे लगता है कि प्रेम की कविताएं आमतौर पे नई पीढ़ी को बहुत मजा देती है। जो नई पौध होती है वो इसको दिल से सुनती भी है और महसूस करती है। क्या आप मानते हैं ऐसा होता है? नहीं, ऐसा आप ये समझिए कि काफी हद तक आपकी बात बहुत सही है कि उस उम्र विशेष में उन भावनाओं का महत्व कुछ अधिक हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर नहीं मानूंगा कि प्रेम का सिर्फ उस विशेष लोगों से संबंध है। मैं तो देखता हूँ कि जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं वो विशेष इसका आनंद कई बार ले लेते हैं, अगर उनको तरीके से वो कविताएं सुनाई जाएं और वो समय उनके अनुकूल हो, उनका मन सुनने के अनुकूल हो, तो वो कविताएं सभी बड़े प्रेम से सुनते हैं, सबको उनका बड़ा आनंद आता है। अवराज जी, आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या कुछ नया करने का आपने ठान रखा है? देखिए, ऐसा तो कुछ मैं बताऊं कि विशेष ऐसा कोई लक्ष्य लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ। यही कविताएं करनी है, शायरियां करनी है और लोगों तक प्रेम बांटना है, और सबको आपस में जो एक प्रेम सौहार्द का वातावरण है वो किस तरह से उसको निर्मित करने में कवि एक शायर के रूप में मैं अपना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, योगदान दे सकता हूँ। मैं जहाँ रह रहा हूँ उस समाज से कैसे अपने आप को अधिक से अधिक जोड़ सकता हूँ, उस समाज में जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफें हैं, एक कवि एक शायर के रूप में, एक नागरिक के रूप में अगर उसमें थोड़ी सी भी तब्दीली में ला सकूं, सुकून ला सकूं लोगों की लाइफ में। देखिए, आज आदमी बड़ा तनाव में रहता है, हर तरह के तनाव है, नौकरी की है, समाज की है, राजनीतिक रूप से है, पारिवारिक रूप से है। कविताएं, शायरियां अगर क्षण भर में उसको उन तनाव से दूर ले जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा मैं कर पा रहा हूँ, और ये अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर मैं कर पाऊँ, अधिक से अधिक लोगों को कविताओं से, भाषाई सुदृढ़ता से मैं जोड़ पाऊँ, ये मेरा सपना। देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाता है। इतने सारे आपके ट्रैक रिकॉर्ड में मुश्किलें भी आई होंगी। बेशक बेशक, मुश्किलें भी हमसे शेयर कीजिए। बेशक बेशक। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2012 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब मैं कविताएं किया करता था, लेकिन जिसे बोलते हैं कि पारिवारिक रूप से या दोस्तों के रूप से या उतना विशेष में उसमें क्रियान्वयन अपना नहीं किया करता था, तो फिर मेरा मन आया कि अपने आप देखिए झांसी महोत्सव होता है, तो अखबारों में इसमें बड़ा उसकी धूमधाम से उसका होता था जो प्रिंट वगैरह, तो मेरा मन भी आया कि मैं भी झांसी महोत्सव में मैं भी करूँ हिस्सेदारी। हाँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक नया नया लड़का जिसका कोई विशेष ट्रैक रिकॉर्ड ना हो और वहाँ बड़े बड़े कवि इकट्ठा होते हैं, तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। तो मुझे याद है, तो मैं पहले डीएम साहब के वहाँ गया, भाई मैंने पता लगा कहाँ ये सब होता है, कहाँ से संचालन होता है, कहाँ से सारा जो लिस्टिंग होती है, कौन बनाता है, कौन तय करता है, कौन पढ़ेगा। किसी ने बताया कि भाई यही है डीएम साहब क्या होता है। वहाँ गया, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, वो कहीं बाहर किसी कार्य में थे। तो उस समय ज्योति प्रकाश जी, मुझे ठीक से डीएम साहब का नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि उनकी वाइफ भी यहाँ किसी डिपार्टमेंट में काम किया करती थी। अच्छा जी। तो बताया कि भाई उनकी वाइफ से अब जाके मिल लीजिए, वो भी क्योंकि पारिवारिक मामला है तो उनका भी हस्तक्षेप जरूर होगा। बिल्कुल। मैं वहाँ भी गया, और वहाँ भी मैं जब पहुंचा तो वहाँ सीधा मुझसे पूछा गया कि आपका अपॉइंटमेंट है? और मैंने कहा बिल्कुल, मेरा अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं है। अब नया सम लड़का, तो मुझे तपाक से मना कर दिया गया। कितने वर्ष पहले की बात है? ये 2012 की बता रहा हूँ कि भाई आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन अब कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा बड़ा मुखर व्यक्तित्व का हूँ, तो मैं यूं ही सीधा मैंने कर्टेन दरवाजे का हटाया और यूं ही उनके अंदर प्रवेश कर गया। तो मैडम आप कौन? तो मैं बड़े प्रेम से बोला, मैंने मैडम प्रजा हूँ, आप लोग राजा लोग हैं, मैं प्रजा हूँ, और प्रजा अगर कुछ आपसे मिलना चाहती है तो मुझे लगता है मुझे मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने मेरी बड़ा सम्मान की भावना का, उन्होंने मुझसे पूछा, मेरा नाम पूछा, क्या आप चाहते हैं? मैंने कहा कि मैडम मैं यहाँ काव्य पाठ करना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपने कहीं किया है इससे पहले? मैंने कहा किया तो है, लेकिन उस विशेष रूप से नहीं किया कि जिसका मैं आपको विवरण दे पाऊँ कि यहाँ किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नए हैं, अब मैं बिल्कुल मेरा कविताओं से उतना विशेष जुड़ाव नहीं है,
तो उन्होंने मुझे यहाँ जो SGM साहब थे उनका मुझे परिचय दिया, वहाँ जाएं वो ये सब तय करेंगे, मैं उनको बता दूंगी। तो मुझे एड्रेस दिया गया, मैं वहाँ पहुँचा तो SGM साहब ने भी अपनी कोई सहायिका थी कि आप भाई देखिए ये कविता पाठ करना चाहते हैं, आप इनको देख लीजिए कैसा ठीक ठाक कर रहे हैं। तो मैंने बड़ा उनसे अनुनय विनय किया और उन्होंने मुझ पर काफ़ी जिम्मेदारी देखी, अब आप मेरे कहने पर कविता पाठ करेंगे, अगर मामला जरा बिगड़ा तो मेरी बड़ी शीशा लेदर हो जाएगा। ज्योति प्रकाश जी 18 कवि थे, मेरा 18वां नंबर आया और वो ही मेरी पहली मुलाकात अंजुम साहब से भी थी। मतलब आप सीरीज में सबसे अंतिम आखिरी में जी, मुझे इस रूप में प्रस्तुत किया गया था कि जब सब काम हो गया है तो अब काम बिगड़ भी जाता है तो कोई गुरेज नहीं। जी जी। लेकिन मैं देखिए किसी विशेष भाववश नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये दैवी कृपा थी, कुछ ठीक ठाक मेरी तरफ से भी हुआ होगा। 18वें कवि के रूप में जब मैंने काव्यपाठ किया तो उस हॉल में लोगों ने शायद, अगर मैं गुरेज ना करूं कहने में, सर्वाधिक प्रेम मुझे दिया। इस अचानक से लोगों में बड़ी जागृति सी आ गई और अंजुम साहब भी बड़े प्रसन्न हुए और नीति शास्त्री जी बड़े प्रसन्न हुई और अचानक ऐसे लोगों को कि भाई ये कवि अचानक से है और बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, बड़ा सुंदर सुना रहा है। तो कार्यक्रम पश्चात तमाम लोगों ने फ़ोन नंबर्स लेना, एड्रेस लेना, नीति शास्त्री जी, एक सम्मान प्रेम की बात, तो वो घटना मेरे जहन में रह गई। वो आपके लिए आइकॉन बनाना हाँ, बड़ा बेशक बेशक। उस एक दिन में ही मैं झांसी के जो तमाम रचनाकार थे उनकी नजरों में एक ही दिन में आ गए, दिल में बस गई। जी जी जी। अविनाश जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं जी कि आप अगले जन्म में जी वापस अविनाश जी बन के पैदा होना चाहेंगे या कुछ और मॉडिफाइड होना चाहेंगे? मैं तो कवि और शायर के अलावा अपनी कोई पहचान देख ही नहीं पाता हूँ। मुझसे तमाम लोगों ने कहा कि आप मधुर गाते हैं, मीठा गाते हैं, ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए। वो मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरा जो अपनी एक पहचान है, जिस रूप में अपने आपको देख पाता हूँ, तो पंकज अविराज एक कवि, एक शायर के रूप में देख पाता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई काम विशेष आता भी नहीं है। वो लोगों का प्रेम है जो मुझसे दूसरे कामों में मुझे सलाह देते हैं। एक कवि, एक शायर, लिखना लिखाना, बस यही मैंने सीखा है, वही मैं चाहता हूँ। प्रेम की कवियों को महिलाएं बहुत पसंद करती हैं। जी, क्या ऐसा आपके साथ भी है? नहीं, देखिए भाई, चाहने वालों में हर तरह के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और मैं सबका स्वागत करता हूँ। और ये उनकी विनम्रता, उनका बड़प्पन होता है ना, बेशक रूप से मैं चाहूँगा और मैं बड़ा कहूँगा कि सभी दोनों वर्गों का होता है, ऐसा कोई विशेष नहीं है। और मैं खुशनसीब हूँ कि दोनों वर्गों का मुझे बराबर ही स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है। अविनाश जी, एक बात और बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आप बहुत सारे मंच में जाते रहे, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, शायरों से, झांसी के नामचीन कवियों से। मंच पे इन दिनों महिला कवियों, कवियत्री और शायरों के साथ जी जी बड़ी चहलबाजी होने लगी। जी जी। आपने भी देखा, आप तो हिंदुस्तान के सभी मंच पे गए। जी जी। और इससे क्या लगता है कि हमारा जो सोच है वो सही दिशा में जा रहा है? नहीं जा रही। ज्योति प्रकाश जी, देखिए मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँगा कि साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सारी जो उछल कूद होती है, जो मंची होती है, वो कभी भी न्यायोचित या उचित नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि इससे क्षणिक रूप से तो आप लोगों का मनोरंजन कर देते हैं, लेकिन होता है ऐसा? हाँ, होता है। और ये समझिए कई बार तो ये पहले से तय होता है। हाँ, तो कुछ लोगों ने हमें बताया, नाम नहीं बताऊंगा, हाँ, कि ये प्रायोजित भी होता है पहले से। ज्योति प्रकाश जी, मैंने लोगों को इसके रिहर्सल करते देखा है, आप यकीन करें। अच्छा। संचालक और कवित्री जैसे हम आप बात कर रहे हैं, इस तरह से वो बकायदा रिहर्सल करते हैं कि मैं आप पे ये टिप्पणी करूंगा तो इसका जवाब, मतलब एक स्क्रिप्ट की तरह स्क्रिप्टिंग होती है। आप ये समझिए, बकायदा उसकी स्क्रिप्टिंग होती है और उसको वो एक रोल प्ले कर रहे होते हैं यहाँ तक, और देखने वालों को लगता है कि सब कुछ त्वरित हो रहा है। वो त्वरित कुछ नहीं हो रहा। उनको क्या टिप्पणी करनी है, उस पर कहाँ पे कितना हंसना है, इसके स्क्रिप्ट के उत्तर में क्या कहना है, सब तय होता है। लेकिन जैसा कि आपका सवाल था, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सुनने वालों को कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। जब कविता के बीच में कुछ और तत्व भी आ जाते हैं, आप ये समझिए, तो आप दूध में जितनी शक्कर घोलेंगे, उसका जो पोषक तत्व है दूध का, उतना कम होता चला जाता है। स्वाद तो बढ़ जाता है, लेकिन दूध का जो अपना एक पोषक तत्व है, उसमें कमी आती चली जाती है, जो कि हमको पता नहीं पड़ती। आपको मीठा तो लगता है दूध पीने में, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसका फायदा हमको वैसे दूध पीने में है, वो वैसे नहीं रह जाता। तो क्या अविनाश जी, ये माना जाए कि मंच पे जाने वाली कविताएं, कवियत्रियां और शायराएं बहुत कम इसलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि ये चहलबाजी से वो कतराती हैं? नहीं ज्योति प्रकाश जी, मैं ये तो अब आज अगर वर्तमान रूप से देखता हूँ, मैं आज तमाम महिलाएं और जो हमारा जो दूसरा वर्ग है वो बहुत सक्रिय है। आज देश भर में नई जिसे बोलते हैं कि नई उम्र के, आप ये समझिए 20-22 वर्ष की तमाम लड़कियां
जो कविताओं से जिनका जुड़ाव है वो मंचों पे सक्रिय हैं। और देखिए रही बात जो आप कह रहे हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो हर देखिए हमारा फिल्म उद्योग ले लीजिए आप, एक समय राज कपूर साहब का सिनेमा या ऋषिकेश मुखर्जी जी का सिनेमा, देखिए आइटम सॉन्ग्स नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे से आज वर्तमान सिनेमा में क्या हुआ, लोगों अब ये देखिए दोनों बातें दूसरी पूरक हैं। लोग क्या कहते थे, फिल्में समाज का आईना है, समाज जो समाज शास्त्री वो क्या कहते हैं कि समाज पे असर पड़ रहा है फिल्मों का। एक्चुअली दोनों बातें सही हैं, फिल्में समाज से सीखती हैं और समाज फिल्मों से सीखता है। यही कविता का है, समाज में जिस तरह से लोगों का एक आनंदित होने का जो तरीका बदल रहा है, इसका असर फिल्मों मंचों में पड़ेगा, और जो मंचों पे जो गतिविधियां हो रही हैं कविता से इतर, उसका असर उनकी बौद्धिकता पर या उनके कविता सुनने का जो तरीका है या जो कविता का जो आनंद है उसके तरीके में बदलाव आएगा। ये दोनों ही बातें हैं, और दोनों ही तरफ से अगर इसमें परिवर्तन लाया जाएगा तो ही इसको ठीक किया जा सकता है। आप जब भी किसी एक पक्ष पे आप सवाल खड़े करेंगे तो दूसरा पक्ष तुरंत उसका एक मिसयूजिंग शुरू हो जाती है। आप कभी भी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैंने ये देखा है कि कई बार आपने जो कहा जिन मंचों में चुगलबाजी होती है, अगर वहां पे उसको पसंद नहीं किया जाता तो अगले बरस फिर उन्हीं को क्यों बुलाया जाता। इसका मतलब वहां के आयोजक मंडल को, वहां के श्रोताओं को पसंद आया। और पसंद ही तो सबसे बड़ा पैरामीटर है। आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता पाठ करें, लेकिन लोग अगर तालियां नहीं बजाएंगे तो अगली बरस आप नहीं बुलाए जाएंगे। यानी अगर आप हास्य करते हैं, हास्य के नाम पे आप किसी भी तरह की फुहड़ता करते हैं और उसके पश्चात मैंने आपको दोबारा बुलाया, तो आपको एक सिग्नल मिलता है कि मुझको वही करना है जो मैंने गत वर्ष किया था। ये मतलब जी। अभिलाष जी, इन दोनों प्रेम के मायने बदल गए हैं। जी। अभी हाल में एक घटना हुई झांसी में, आपने देखा होगा। एक ट्रायंगल था जिसमें 2 बच्चों की हत्या हुई है। अब प्रेम की कवि है, क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा प्रेम है कि तू मेरा नहीं तो तू किसी का नहीं, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो लोगों की जो भावनाओं में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसका असर देखिए हर तरह की चीजों में पड़ रहा है। प्रेम भी उससे छूता नहीं है, आहत होता है से मन। बेशक देखिए, मैं तो उसको अगर आप सोचें तो हमने उसको शाब्दिक रूप से प्रेम कहा जरूर है, लेकिन वो प्रेम कहा जा सकता नहीं है। वो प्रेम नहीं है, प्रेम जैसा कुछ है। वो आप कहें कि एक पागलपन है, एक जुनून है। उस व्यक्ति को अपने प्रति पूरी तरह से उसको अपने अधिकार में ले लेना, उस भावना को प्रेम नहीं। प्रेम में तो आप स्वतंत्र करते हैं। प्रेम में उस व्यक्ति को आप छूट देते हैं कि वो अपना जीवन सुखमय, जब आप उसके जीवन पे अपने अधिकारों को आप लाद दें, उस पर आप हावी हो जाएं, तो उस प्रेम तो नहीं कहा जा सकता। प्रेम इससे बहुत ऊंची चीज है। प्रेम व्यक्ति को प्रेम देने का नाम है, ना कि उससे प्रेम छीनने का नाम है। इन दोनों आप मानते हैं कि प्रेम की परिभाषा लोगों ने चपटी कर दी है? जी बेशक। आज देखिए, आज तो यह है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सुबह आप सोशल नेटवर्किंग पर हाय लो करते हैं और शाम को रेस्टोरेंट में वो लोग कोल्ड ड्रिंक या कॉफी पीते हैं और उसको प्रेम का नाम देते हैं, और एक हफ्ता आते आते वो लोग अपने अपने रास्ते बदल लेते हैं। प्रेम नहीं है। प्रेम के प्रति लोगों का जो मानसिक, जो उनका दृष्टिकोण है, वो परिवर्तित होता चला जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को तो हमको समाज को कहीं ना कहीं संस्कारित करना है। प्रेम के सही मायने, प्रेम तो राधा कृष्ण का था, मीरा का था। देखिए, उन्होंने अगर आप मीरा का पूरा जीवन देखें तो उसमें ऐसा एक भी तत्व आपको नहीं मिलेगा जिसको सुख कहा जा सकता है, लेकिन प्रेम दीवानी उन्हीं को कहा गया। यानी प्रेम, तब भी उन्होंने प्रेम को सिर्फ दिया, उसके बदले को चाहा नहीं। आज व्यक्ति प्रेम में व्यक्ति पे अधिकार, उस पर कंट्रोल पहले चाहता है, पालने की भावना जिसको आप कह रहे हैं, ये भावनाओं का कहीं ना कहीं आधिपत्य हो गया है। और देखिए, इसमें समय की भी अपनी भूमिका है। समय आगे बढ़ता है, अब लोगों का सब कुछ बड़ा शॉर्ट होता चला जा रहा है। सोचना, हर चीज को जल्दी से जल्दी पाना, उसको फिर जल्दी से ही वो, देखिए जितनी जल्दी किसी चीज को पाने की होगी उतनी ही जल्दी आप उससे ऊब जाएंगे। मनोविज्ञान है, जिस चीज के प्रति आपके पाने की इच्छा तीव्र होगी, उससे ऊबन की भी आपकी जो रफ्तार है वो उतनी तीव्र होगी। बिल्कुल ठीक है। अभिलाष जी, कोरोना काल में कवियों को बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। जी। कोरोना ने उनको भी नहीं छोड़ा। तो आपका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, कैसा चला आपका कविमय जीवन? जी, ज्योति प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही ये सवाल किया है कि भाई विगत 1 वर्ष हमारे पूरे देश में एक अलग किस्म का माहौल रहा, और उससे हमारा जो काव्य समाज है वो भी अछूता नहीं रह पाया, और मंची गतिविधियाँ पूरी तरह से बंद रहीं।
और ऑनलाइन कवि सम्मेलन या आप ये कह लीजिए जो तमाम साहित्यिक पटल होते हैं उन पर जाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और देश के तमाम कवि जो सुने जाते हैं, जिन्हें सुना जाता है, पढ़ा जाता है, वो लगभग तमाम लोग उस पर हाजिर हुए। और आप लोगों की दुआ रही, मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें सर्वाधिक पंकज अभिराज को सुना गया। मुझे ये एक गर्व है और आप लोगों का स्नेह प्रेम है कि लोगों ने बड़ी मोहब्बत से मुझे सुना। नहीं, आजकल सोशल मीडिया में तो सब कुछ रिकॉर्डेड है, जी जी, नाप तोल बड़ी सटीक है। जी जी जी, तो जी आप कह सकते हैं। और देश में तमाम जो समृद्ध पटल हैं, करीबन 40 साहित्यिक पटल पर मैं उपस्थित हुआ, और बहुत अपार टीआरपी, अपार स्नेह उन पटल पर मुझे प्राप्त हुआ, जो मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरे हृदय में एक अंकित हो गया है। वो मुझे सदैव प्रोत्साहित करता रहेगा। ये जो छोटी मोटी उपलब्धियां होती हैं, वो मैं आप लोगों की दुआओं का एक नतीजा, प्रतिफल समझता हूँ, और कोशिश है माँ शारदा कृपा बनाए रखें, और मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ। इतनी उपलब्धियों को पाने के बाद कहते हैं आदमी को गुरूर आ जाता है, क्या ऐसा कुछ आप कभी फील करते हैं? ज्योति प्रकाश जी, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मैंने जैसा पहले भी कहा, ये आप लोगों की दुआएं हैं। जो भी मैं कुछ कर पाता हूँ, देखिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जो कलमकार होता है वो स्वयं कभी नहीं लिखता। माँ शारदे अगर ना लिखा है तो हम एक अक्षर नहीं लिख सकते, एक छोटी सी मात्रा किसी अक्षर पे नहीं लगा सकते। हमारा अपना किया हुआ कुछ नहीं होता है, तो गुरूर किस बात पर हम लोग करेंगे। आप लोगों की दुआएं बनी रहेंगी। जो टूटा फूटा मैं हाजिर कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। आप लोगों को कभी ना कभी अगर वो कहीं ना कहीं दिल को छूता है तो हम लोग का ये सौभाग्य है। अभिराज जी, इन दिनों कवि सम्मेलन शताब्दी वर्ष चल रहा है, जी जी, इसमें आपकी क्या भूमिका है? क्योंकि सुना है कि उसमें आपकी भागीदारी बड़ी सशक्त है। जी प्रकाश जी, मैं आभारी हूँ, और आपकी दुआओं के लिए, आप तमाम जो मेरे देखने सुनने चाहने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि कवि सम्मेलन का शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मेरे लिए गर्व का विषय है कि इसमें जो देश के गिने चुने चंद चुनिंदा कवि शायर कहें, उनको उनके साथ बुंदेलखंड क्षेत्र से मुझे प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर प्राप्त हुआ, जिससे पूरा बुंदेलखंड कहीं ना कहीं गौरवान्वित होता है। मैं स्वयं गौरवान्वित हूँ, और ये सब उपलब्धियाँ मैं आप तमाम लोगों के नाम करता हूँ, आप लोगों की दुआओं के नाम करता हूँ, और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का जो अपनापन है वो इसी तरह बना रहे। और मैं साहित्य का बड़ा छोटा सा विद्यार्थी हूँ, अपनी राह चलता हूँ। बंजारा बीट भी आपको हार्दिक बधाइयाँ देता है। मैं बहुत आभारी हूँ बंजारा बीट्स के तमाम देखने सुनने वालों का, ज्योति प्रकाश जी आपका, कि आपने इतना कीमती समय मुझे दिया, मेरी बातों को लोगों तक पहुँचाया। मैं सदैव आभारी हूँ, और इस निवेदन के साथ में कि मेरी कविताओं, मेरी शायरी, मेरी गज़लों को आपका जो प्रेम अब तक मिलता रहा है, दुआएं जो मिलती रही, वो हमेशा मिलती रहे। मैं चाहूँगा कि आप अपने तरीके से, चूँकि आप प्रेम के कवि हैं, नई पीढ़ी को एक अच्छा सा संदेश दें, जिससे वो आगे आपकी इंस्पिरेशन लेके बढ़े। ज्योति प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा बंजारा बीट्स के तमाम जो देखने वाले हैं, तमाम सुनने वाले हैं, और आपका जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरे इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड में। जो व्यक्ति किसी भी लिहाज से अपने आप को सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, कला के माध्यम से आप उन तक पहुंच रहे हैं, और उनकी कला को उन लोगों तक भी ले जा रहे हैं जो अभी तक कभी ना कभी उन कलाकारों से अछूते हैं, तो आप आभार के पात्र हैं। और बंजारा बीट्स के तमाम देखने वाले, देखिए हमारे बुंदेलखंड के लोग खुद इतने समझदार हैं कि मैं बड़ा सामान्य से व्यक्ति हूँ, उन्हें क्या मशवरा दूंगा। लेकिन हाँ, एक कवि, एक शायर के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों, प्रेम एकमात्र वो भाव है, एकमात्र वो तत्व है जो समाज के विभिन्न वर्गों में एक रास्ता ला सकता है, सम रास्ता ला सकता है, उनमें आपसी सामंजस्य को कायम कर सकता है। तो प्रेम करते रहिए, हम लोग इसलिए पैदा हुए हैं, और प्रेम बांटते रहिए, प्रेम की कविताएं पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, और हमारी भाषाई समृद्धि पर गर्व करते रहें, चाहे वो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं, चाहे हमारी हिंदी भाषा हो, क्योंकि भाषाएं ही हमारे संस्कारों को, हमारे सरोकारों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें होती रहेंगी, हमारा आपका जुड़ाव बना रहेगा। तो ये थे पंकज अभिराज जी, जो प्रेम के कवि हैं। तो इनकी वाणी में जो मिठास है, इनकी रचनाओं में जो मिठास है, वो भी हम आपको बहुत जल्दी आपसे रूबरू आपको सुनाने वाले हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। बंजारा बीट्स के तमाम जो श्रोता, दर्शक, देखने वाले हैं, उन तमाम लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ एक मुक्तकों से अपने आप को आपसे जोड़ रहा हूं मैं, और आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें जो मुझे अब तक मिलती रही हैं, उम्मीद करूंगा कि वो आगे बनी रहें। तो उसे सुनिएगा। गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है, और जो जहां से देख रहा हो वहां से मुझे वाह चाहिए। कविताओं में जो वाह होती है वही कवि को ऊर्जा देती है, शायर को ऊर्जा देती है, आपकी बात मिलती रहे।
गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है, विरह की पीर का करके समंदर पार आया है, विरह की पीर का करके समंदर पार आया है। तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और ये 4 पंक्तियां खास आपके प्रेम के लिए सुनेगा। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए। और हाँ, मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि वैलेंटाइंस डे के दिन ये पंक्तियां बहुत काम आपके आ सकती हैं, तो खास ध्यान से सुनिएगा और याद कीजिएगा। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए, इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की, इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की। जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाए, जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाए। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए। दोस्तों, प्रेम में एक ऐसा ही आशिक जो अपनी प्रेयसी से, अपनी महबूबा से दूर था, लेकिन प्रेयसी से दूर रहने के बाद भी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद जब लोगों को नजर नहीं आई, तो लोगों ने सवाल उठाया कि तुम अपनी प्रेमिका से दूर हो, तुम उससे मिल नहीं पा रहे हो, क्या तुमको उसकी याद नहीं आ रही? और अगर आ रही है तो उसकी याद में तुम्हारी आंखों में आंसू की बूंद नहीं है, आंखें सूखी क्यों है? जो जवाब उस प्रेमी ने दिया, उस जवाब को इस मुक्तक की बुनियाद बना रहा हूं, सुनेगा दोस्तों, और दिल तक पहुंचे जवाब तो आपकी वहां मिले, आपकी दुआ मिले। सुनेगा। इबादत हम नहीं करते कि हम सजदा नहीं करते, इबादत हम नहीं करते कि हम सजदा नहीं करते, तेरी एक दीद की खातिर बता हम क्या नहीं करते, तेरी एक दीद की खातिर बता हम क्या नहीं करते। जवाब, तेरी तस्वीर जो आंखों में है वो भीग ना जाए, तेरी तस्वीर जो आंखों में है वो भीग ना जाए, यही बस सोच कर हम हिज्र में रोया नहीं करते, यही बस सोच कर हम हिज्र में रोया नहीं करते, तेरी एक दीद की खातिर बता हम क्या नहीं करते। और ये 4 पंक्तियां दोस्तों मुक्तक देश भर में आपने लोकप्रिय बनाया, वो आपका जाना पहचाना, आपका प्रेम जिस मुक्तक को बहुत प्राप्त हुआ, मुक्तक हाजिर कर रहा हूं, सुनेगा। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए, दाद मिले। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए, तो जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए, तो जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए, लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या, लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या, मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए,
मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए, तो जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत आभार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।